वेलकम टू माय साइंस प्लानिंग माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड फिजिक्स। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट ह्यूमन आई वी विल स्टडी हियर ह्यूमन आई। ह्यूमन क्या आई क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? ये ह्यूमन आई है हमारे पास। हमारी जो आँखें होती हैं उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई होता है। आँखें वैसे भी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर आईज। दुनिया हम जो देखते हैं वो इन्हीं आँखों से देखते हैं। अभी इसके बारे में स्टडी करेंगे कि आँखें कितनी प्रेशियस हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर चिल्ड्रन, और इसका डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे ह्यूमन्स आई। तो क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ये क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का एक ऑर्गन होता है बाय विच हेल्प अस टू सी, जिसका काम क्या होता है? चीज़ों को देखना होता है। जो हम चीज़ें देखते हैं, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं अपनी इस दुनिया में, वो विद द हेल्प ऑफ द आई ही देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज 2.4 सेंटीमीटर। और ये जो आई बॉल होती है इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2.4 सेंटीमीटर होता है माय डियर चिल्ड्रन। ये ज़रूरी नहीं है 2.4 सेंटीमीटर हर एक की आइज़ का जो है साइज़ इतना ही हो। एक्चुअली ये मैक्सिमम हमारा आई बॉल का साइज़ होता है। किसी के आई बॉल का साइज़ 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.2, 1.4, 1.5 डिफरेंट साइज़ होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कंसिडर करा गया है वो 2.4 सेंटीमीटर करा गया है। तो ये जो आई बॉल है मैक्सिमम जो होता है वो इतना होता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो हमारी आंखें हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ स्टडी करेंगे। तो आप बताएंगे। पहला पार्ट्स आता है हमारा कॉर्निया। ये जो बल्जिंग पार्ट्स होता है माय डियर चिल्ड्रन, जो आईज का उभरा हुआ पार्ट्स होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कॉर्निया। दिस वन इज कॉर्निया। हमने दिखा रखा डायग्राम में। तो कॉर्निया इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई। ये क्या होता है? कॉर्निया जो होता है हमारी आईज का कैसा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है? दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट आई एंड अलो लाइट टू एंटर इन आई। ये क्या करता है? कवर्स करता है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कवर करता है, ढक करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है आई को, एंड एलो लाइट टू एंटर इन द आई, और आंखों को जो है वो एलो करता है कि वो आंख में प्रवेश कर जाए। ये जो पार्ट्स होता है कॉर्निया, ये पार्ट्स जो है हमारा ये ना। उसके बाद पार्ट्स आता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस जो पार्ट्स है वो हमारा ये पार्ट्स है माय डियर चिल्ड्रन। ये जो है हमारा पार्ट्स आइरिस है। तो आप बताएंगे आइरिस इट इज़ अ डार्क मस्कुलर टिश्यू। ये कैसे होता है? डार्क मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कौन? आइरिस बिहाइंड कॉर्निया। और क्या होती है? कॉर्निया के बिल्कुल पीछे होते हैं। ये कॉर्निया है हमारी। कॉर्निया का जो बिल्कुल ये पार्ट आ रहा है, बल्जिंग पार्ट जो आ रहा है वो कॉर्निया है। इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा ये आइरिस होगा। ये हमारे पास आइरिस है और ये भी हमारे पास आइरिस है। ये पार्ट जो है दोनों तरफ ये क्या होता है? आइरिस होता है। तो बताएंगे इट इज अ डार्क मस्कुलर टिश्यू बिहाइंड कॉर्निया दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पपिल। और ये क्या करता है? जो पपिल होती है हमारी उसका साइज को जो है कंट्रोल करता है, पपिल के आइज को। पपिल के बारे में हम अभी आगे स्टडी करेंगे। इसके जो साइज होता है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम ज़्यादा रोशनी में जाएंगे, ज़्यादा लाइट में जाएंगे हम, तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि पपिल के साइज को छोटा कर देगा। और अगर हम कम रोशनी में जाएंगे, कम लाइट में जाएंगे, तो क्या होगा? पपिल के साइज को ये बड़ा कर देगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और जो है एक्सपेंड होता रहता है। कौन? आइरिस। अब बात करते हैं हम पपिल। पपिल क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। पपिल क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस में। ये जो आइरिस है हमारी ये, और ये स्मॉल ओपनिंग बिल्कुल डार्क जो पार्ट होता है ये अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज पपिल। वो क्या कहलाता है? पपिल कहलाता है। ये जो पार्ट है हमारे पास पपिल है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इन द आई। ये क्या करता है? हमारी आंखों में जो जाने वाली लाइट होती है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि लाइट हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ज़्यादा जब लाइट हमारी आइज़ में जाती है तो हम अपनी आँख को फ़ौरन से बंद कर लेते हैं। और अगर हम बंद नहीं करेंगे तो हमारी आइज़ को डैमेज होने की जो है पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो क्या करता है? ये कंट्रोल करता है
अमाउंट ऑफ लाइट को टू एंटर इन द आई, जो क्या करता है आंखों में एंटर होने से क्या जो है कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंडो ऑफ द आई, और ये क्या कहलाता है, पपिल। ये विंडो ऑफ द आई कहलाता है। ये हमारे पास आ जाएगा तो ये विंडो ऑफ द आई होगा। ये हमारे पास जो पार्ट्स हैं माय डियर चिल्ड्रन, ये जो पार्ट्स है हमारे पास वो क्या है, पपिल है। और ये क्या कहलाता है, विंडो ऑफ द आई, यानी कि हमारे पास जो हमारे लाइट होती है, लाइट जो जाती है हमारी आइज में वो विद द हेल्प ऑफ द पपिल ही जाती है, और ये क्या कहलाता है, विंडो ऑफ द आइज कहलाता है। नाउ आइज की जो नेक्स्ट पार्ट हैं, जो और पार्ट्स हैं, उनके बारे में जानने के लिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। नाउ चैप्टर 11 में पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में अब हम स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन क्रिस्टलाइन लेंस। क्या आता है क्रिस्टलाइन लेंस? तो क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। इट प्रोवाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। तो ये जो होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ये हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस है माय डियर चिल्ड्रन, ये दिखा रखा हमने। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। और क्या होता है, जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उसमें जो जेली लाइक मटेरियल होता है उससे मिलकर के बना होता है। कौन? ये क्रिस्टलाइन लेंस। ये दिखा रखा है हमने। इट प्रोवाइड्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। ये क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। रियल मान लीजिएगा ये क्रिस्टलाइन लेंस है, इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की जो ये इमेज बनाएगा वो इधर रेटिना पर बनाएगा माय डियर चिल्ड्रन। ये रेटिना आ गई हमारे पास, और इमेज जो बनाएगा वो कैसी बनाएगा, ये बनाएगा रियल बनाएगा। जितना साइज ये होगा उतना ही साइज ये होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन क्या होगा, ये जो इमेज होगी कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी, यानी कि उल्टी इमेज जो बनेगी वो काय पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी माय डियर चिल्ड्रन। तो कहाँ बनेगी ये, तो अब बता देंगे। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। कॉन्वेक्स लेंस होता है और फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से मिलकर के बनाता है। इट प्रोवाइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा कहाँ पर, ये जो इमेज होगी इस इमेज को ये उल्टा कर देगा, रियल बनेगी। जितना साइज ये होगा उतना ही साइज ये होगा, लेकिन कैसा होगा, ये साइज सीधा है तो ये कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टा होगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, यानी कि इन्वर्टेड होगा, घुमा हुआ होगा। तो पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई में हमने जो पीछे स्टडी करा था, हमने स्टडी करा था काय के बारे में, पपिल के बारे में, आइरिस के बारे में स्टडी करा था, कॉर्निया के बारे में स्टडी करा। अब हमने स्टडी करा है क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे रेटिना। ये क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना पे बना रहा। तो रेटिना का क्या काम होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन दैट कंटेन मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन बैक ऑफ आई, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो क्या करता है माय डियर चिल्ड्रन, इट इज अ मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। रेटिना जो होती है वो एक्चुअल में ये जो हमारे पास है वो रेटिना है, और ये क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है दैट कंटेन मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसमें क्या होती है, बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं ऑन बैक ऑफ आई, आइज के बिल्कुल पीछे। ये हमारी आइज है, आइज के जस्ट अपोजिट जो होगा इसमें सेंसिटिव सेल्स होंगे बैक ऑफ द आई, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। और जो इमेज जो है रेटिना पर बनती है एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगी वो जनरेट कर देगी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के बाद वो कहाँ, ब्रेन में भेज देगी। इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसके बाद बात करते हैं हम काय की, ऑप्टिक नर्व की। ऑप्टिक नर्व हमारे पास ये जो आ रही है ऑप्टिक नर्व है जो कि ब्रेन में जाती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय रेटिना। जो रेटिना क्या करती है, यहाँ पे जो रेटिना थी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट कर रही थी। वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय रेटिना सेंड टू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे जो रेटिना में जनरेट करे, वो क्या होगा, इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पर भेज दिए जाते हैं, ब्रेन में भेज दी जाती है। ब्रेन में प्रोसेस होती है, और उसके बाद क्या होता है, ये वाइट्रस ह्यूमर।
वाइट्रस ह्यूमर क्या होता है, बीच में जो जेली लाइक मटेरियल होता है, ये माय डियर चिल्ड्रन, इसे हम क्या बोलते हैं, वाइट्रस ह्यूमर बोलते हैं। सबसे बड़ा पार्ट जो होता है आइस का वो यही होता है, वाइट्रस ह्यूमर। वो क्या होता है, इट इज अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड लाइक वाटर। ये क्या होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है, क्लियर एंड कलरलेस, और इसका कोई कलर भी नहीं होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, पानी होता है, जैसे कि वाटर होता है, तो वो क्या होता है, वाइट्रस ह्यूमर होता है। वो क्या कहलाता है, वाइट्रस ह्यूमर। ये भी आइस का ही एक पार्ट होता है और सबसे बड़ा पार्ट होता है ये। इसके बाद हमने माय डियर चिल्ड्रन, हमने फर्स्ट पेज पे हमने कॉर्निया, पपिल और आइरिस के बारे में बात करी। इस पेज पर हमने क्रिस्टलाइन लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व सॉरी एंड वाइट्रस ह्यूमर के बारे में बात करी, लेकिन हमने सिलियरी मसल्स के बारे में बात नहीं करी। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, देखिए जो पार्ट ये हमारे पास आता है एक्चुअली वो सिलियरी मसल्स होता है। ये जो पार्ट जितना भी आएगा वो सिलियरी मसल्स का पार्ट होगा। एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये जो पार्ट होगा वो हमारे पास कैसे होगा, सिलियरी मसल्स का पार्ट होगा। तो आप बता देंगे वाइट्रस सिलियरी मसल्स, और इसके बारे में स्टडी करते हैं आगे, सिलियरी मसल्स में क्या होता है। तो सिलियरी मसल्स का क्या वर्क होता है माय डियर चिल्ड्रन, इसे स्टडी करते हैं नेक्स्ट पेज से। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कंसेप्ट आएगा, न्यू कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, एकोमोडेशन ऑफ आई। नाउ चैप्टर में न्यू कंसेप्ट आता है माय डियर चिल्ड्रन, एकोमोडेशन ऑफ द आई। एकोमोडेशन ऑफ द आई में क्या होता है, ये आंखों की हमारी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम दूर वाली चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा क्लियर देख पाते हैं और पास वाली चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा क्लियर देख पाते हैं। ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में एकोमोडेशन ऑफ द आई बता दिया है। अब हम इसमें स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं क्या है। द प्रोसेस बाय विच सिलियरी मसल्स फंक्शन to change focal length of eye so that image is clearly formed on retina is called accommodation of the eye। क्या कह रहा है, the process by which ciliary muscle function, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें सिलियरी मसल्स, ये जो सिलियरी मसल्स है हमारे पास ये आ रही हैं, और ये सिलियरी मसल्स ये और ये, द प्रोसेस बाय विच सिलियरी मसल फंक्शन टू चेंज फोकल लेंथ ऑफ द आई। ये जो आईज है हमारी, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा। अब कैसे बढ़ाएगा और कैसे घटाएगा इसके बारे में स्टडी करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द आई सो दैट इमेज इज क्लियरली फॉर्म, इमेज इज क्लियरली फॉर्म। तो इमेज क्या करता है, क्लियरली फॉर्म करता है, और रेटिना यहाँ पर क्लियरली फॉर्म हो जाएगी। इस कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ द आई। वो क्या कहलाता है, अकोमोडेशन ऑफ द आई। जैसे कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो हमारे पास रखा हुआ है, और एक हमारे पास स्क्वायर है, और वो कहाँ रखा हुआ है, वो दूर रखा हुआ है। दो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गए, एक ट्रायंगल और दूसरा जो है स्क्वायर। इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे अकोमोडेट करेगा। आइज जो होगी हमारी कैसे अकोमोडेट करेगी, जो पास रखी हुई चीज़ होगी और जो दूर रखी हुई चीज़ होगी उसे कैसे अकोमोडेट करेगी, कैसे देखने में कैपेबल होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो फॉर ऑब्जेक्ट, पहले हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप बताएंगे सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड। ये जो सिलियरी मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाएंगी। द लेंस बिकम्स थिन, और जो लेंस होगा, ये जो लेंस का जो साइज आ रहा है माय डियर चिल्ड्रन, ये साइज लेंस का यहाँ से कैसा हो जाएगा, पहले से रेड कर लेते हैं। सिलियरी मसल्स रिलैक्स, द लेंस बिकम्स थिन, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, देन वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसमें क्या होगा, सिलियरी मसल रिलैक्स। ये जो सिलियरी मसल्स हैं, जो लेंस है हमारे पास, ये फूला हुआ है यहाँ से, ये कैसे हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा, थिन हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। थोड़ा सारा मैं इसको यहाँ से दिखा देता हूँ, इस तरह से ये थिन हो जाएगा। द सिलियरी मसल रिलैक्स, द लेंस बिकम्स थिन। जब हम किसे देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं इस 4 पॉइंट के ऑब्जेक्ट को, इसको देख रहे हैं, बिकम्स थिन। तो कैसे हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और इसकी जो फोकल लेंथ होगी, यानी कि इसकी जो एडजस्ट करने की पावर होगी, देखने की पावर होगी, फोकल लेंथ, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और हमारा जो इसका जो डायग्राम होगा वो हमारी आईज पे क्लियरली वो बन जाएगा, ये हमारा रेटिना पे क्लियरली बन जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज करके इसको हमारे आईज पे बना देगा। नाउ
फॉर फार ऑब्जेक्ट मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, सिलेरी मसल्स रिलैक्स। जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो सिलेरी मसल्स कैसी होती है, रिलैक्स हो जाती है बिल्कुल और पतली हो जाती है। द लेंस बिकम्स थिन, लेंस होगा इसका साइज इतना था तो ये क्या हो गया, थिन हो गया, पतला हो गया। जब पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ कैसी होगी, इंक्रीज होगी। देन वी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, दूर की चीज़ों को हम आसानी से देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास की चीज़ें, यानी कि जो पास का ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट में हम स्टडी करेंगे। नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि पास की चीज़ों को देखने के लिए सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। जो सिलेरी मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। द लेंस बिकम्स थिक, फोकल लेंथ डिक्रीजेस, देन वी कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब हम क्या पास की चीज़ को देखेंगे, जैसे पास हमारे क्या रखा है, ये पास रखा है हमारे ट्राइंगल, तो ये जो लेंस का जो साइज होगा वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। कैसा हो जाएगा, थिक। इतना ये थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो क्या सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, सिलेरी मसल्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जो फैली हुई है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगी इस तरह से। सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, द लेंस बिकम्स थिक। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंस कैसा होगा, थिक हो जाएगा। फोकल लेंथ डिक्रीजेस, और इसकी जो फोकल लेंथ होगी यहाँ पे इसके देखने की जो कैपेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। देन वी कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो हम क्या करते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट जो होगा उसे हम आसानी से देख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रेंज ऑफ ह्यूमन विजन में। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं माय डियर चिल्ड्रन, चलिए इसमें अभी पहले स्टडी करते हैं रेंज ऑफ ह्यूमन विजन। इसमें क्या होता है, नियर बाई 25 सेंटीमीटर होता है। कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, अगर हम 25, मान लीजिएगा ये मेरे पास बुक है कोई, मैं सपोज मैं ये बुक ले लेता हूँ, मेरे पास ये बुक है, अगर मैं ये 25 सेंटीमीटर पर रख करके स्टडी करूँगा तो विदाउट एनी टेकिंग द प्रेशर ऑन माई आईज आई कैन रीड द लेटर ऑफ दिस बुक और आई कैन रीड द बुक प्रॉपरली। अगर मैं 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखूँगा कोई भी चीज़, या 25 से ज़्यादा थोड़ा, तो मैं आसानी से चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको लेस देन 25 सेंटीमीटर लेके जाऊँगा तो मेरी आइज़ के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और आइज़ के ऊपर प्रेशर आएगा तो मैं इसको रेड भी सही करके नहीं कर पाऊँगा, मुझे प्रॉब्लम्स होगी जो है इसे रेड करने में माय डियर चिल्ड्रन। तो आइज़ का जो हमारे पास नियर बाई पॉइंट जो होता है वो कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 25 सेंटीमीटर और मोर होने चाहिए, जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से रेड कर सकें। उसके बाद फार पॉइंट होता है। फार पॉइंट यानी कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए, दूर की कोई भी चीज़ अगर मैं देखना चाहता हूँ तो वो मैं आसानी से देख लूँगा विदाउट एनी टेकिंग एनी प्रेशर ऑन माई आईज। जो है मैं देख सकता हूँ बगैर किसी प्रेशर लिए। तो अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे रखी हुई है विदाउट एनी प्रेशर, और क्या होगा, वो चीज़ मुझे आसानी से दिख जाएगी। नाउ चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट है उसे स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट पेज से, जैसे कि हमारी आइज़ में डिफेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों को पास का नहीं दिखाई देता, कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखाई देता, कुछ लोगों की आइज़ में जो होता है दोनों ही प्रॉब्लम्स होती है, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। जैसे मैंने चश्मा जो पहन रखा तो वो क्यों पहन रखा है, क्या रीज़न है चश्मा पहनने के, फिर चश्मा पहन करके मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ अपनी विज़न को, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज से माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। Now we will study a new concept, that is a defect of vision and near correction। तो defect of vision and near correction में हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। क्या 3 तरह के डिफेक्ट होते हैं हमारी आइज में, क्या कौन से होते हैं, मायोपिया होता है नंबर 1, सेकेंड आता है हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड जो आता है वो आता है प्रेसबायोपिया। तो इन मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मायोपिया। मायोपिया क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। मायोपिया, तो मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइडेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइडनेस भी बोलते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं वो मायोपिया होता है। अ पर्सन विद मायोपिया डिफेक्ट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली।
तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मायोपिया हुआ है तो वो क्या कर सकता है, वो जो पास रखे हुए जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लियरली नहीं देख सकते। जैसे कि हमने लास्ट पेज पे हमने स्टडी करा था, पास रखे ऑब्जेक्ट यानी कि 25 सेंटीमीटर पे से पहले के जो ऑब्जेक्ट होंगे 25 सेंटीमीटर के बाद के जो ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें थोड़ा स्टडी कर लेगा, यानी कि और जो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखे हुए होंगे उनको वो नहीं देख सकता। सॉरी, अगर जो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट होंगे तो अगर वो उनको देखेगा तो क्या होगा, उसको वो ब्लर दिखाई देंगे। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो मायोपिया क्या था? अ पर्सन विद मायोपिया डिफेक्ट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति जिसको मायोपिया हुआ है वो पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डिस्टेंट क्लियरली नहीं देख पाता। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा इसी में, मायोपिया में इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो होती है, जो हमारे पास क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये हमारे पास रेटिना आ गई, तो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के बिल्कुल पीछे, रेटिना के सामने बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना सामने बनती है इमेज। नाउ रीजन ऑफ मायोपिया, मायोपिया का रीजन क्या होता है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से मायोपिया होता है इंसान को, तो आप बता देंगे क्या? नंबर 1, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज। इंसान की जो आइज की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सॉरी घट जाती है। तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेज, आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नंबर 2, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल होता है उसका साइज कैसा होता है, बहुत ज़्यादा एलोंगेट हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। अब इसी में हमारे पास आ जाएगा करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया में करेक्शन कैसे होता है, तो हम बताएंगे कि यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंस। अगर हम कोई भी बंदा ऐसा जिसकी आईज में मायोपिया है या मायोपिक फॉल्ट है, तो उसको अगर हम क्या करेंगे, अगर कॉन्केव लेंस लगा देंगे। सपोज मेरी आईज में मायोपिया है और मैं अगर ये कॉन्केव लेंस में ये वियर करूँगा, तो कॉन्केव लेंस वियर करने के बाद मेरा जो भी फॉल्ट होगा मेरी आईज में उससे मैं क्लियरली देख लूँगा। इन सारे मायोपिक आइज के लिए हमने ये 3 डायग्राम बनाए हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा तीनों जो डायग्राम है उससे हम क्लियरली समझते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि कैसे हम किसी व्यक्ति को मायोपिया होता है तो क्या होता है, किसे उसकी आई बॉल जो होता है वो बढ़ जाता है, कैसे उसे हम सही करेंगे और उसे पिक्चर कैसे दिखाई देगी। इस मायोपिया को जो है हम अपने विद दी हेल्प ऑफ द डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, और ये तीनों ही डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपने तीनों ही डायग्राम ये बनाने होंगे, समझाना होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो समझते हैं इन तीनों को विद दी हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो मायोपिया के समझने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं ये हमारे पास एक मायोपिक आई है। मायोपिक आई में क्या होता है, जो पास की जो चीज़ें होती हैं वो तो क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। सपोज़ हमारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पास रखा हुआ है, ये तो हमें क्लियर दिखाई देगा, लेकिन कोई ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से दूर रखा दिखाई देगा 5-6, यानी कि मायोपिक आइज में 5-6 मीटर की दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो तो मायोपिक आइज से हम देख सकते हैं, लेकिन अगर बियॉन्ड द लिमिट अगर रखा हुआ है यानी कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो वी आर नॉट एबल टू वॉच दैट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास ये रखा हुआ मायोपिक आइज में तो इसे हम क्लियर देख लेंगे, लेकिन यहाँ से अगर ये कोई इन्फिनिटी पे अगर ये पहुँच जाएगा तो इसको हम नहीं देख पाएंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या ए है कोई ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इसकी जो वो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये क्या रखा हुआ है, ए पर रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना रख करके ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जब रखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना के थोड़ा आगे बनेगी। सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज होगी वो रेटिना के थोड़ा आगे बनेगी माय डियर चिल्ड्रन। इस डायग्राम से हम इसे जो है ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इसकी जो है इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर न बनकर रेटिना के थोड़ा आगे इसकी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, और ये क्या होगा हमें ब्लर दिखाई देगा। तो हमने बताया आपको कि जो मायोपिक आइज होती है 5-6 मीटर तक का तो देख लेती है नॉर्मली, वैसे नहीं देख पाती। जब नॉर्मली हम कितने मीटर का देख सकते हैं,
जो नॉर्मल आइज होती है वो 25 सेंटीमीटर टू उसका जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है इन्फिनिटी होता है। अब इसे हम कैसे करेक्ट करेंगे माय डियर चिल्ड्रन? इसे करेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे भी बता रखा है क्या होता है कि इसमें हम एक कॉन्केव लेंस लगा देंगे, कॉन्केव लेंस लगा देंगे। जब कॉन्केव लेंस लगा देंगे, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये इन्फिनिटी पे रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम इजीली हम देख लेंगे और इसकी जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर बन जाएगी, जिससे कि हम इजीली देख लेंगे। तो रीजन जो आएगा, जो मायोपिक आईज होती है उसमें क्या होता है, किस वजह से होता है, तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जो आई बॉल होता है उसका साइज होता है वो कैसे होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इस वजह से इंसान की जो आईज होती है वो कैसी हो जाती है, मायोपिक हो जाती है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए जो है जो कि हमारे पास क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। मायोपिया को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम भी और विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी भी। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो विद द हेल्प ऑफ द कमेंट बॉक्स यू कैन इन्फॉर्म मी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन, हाइपरमेट्रोपिया को समझने के लिए। नाउ डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन में माय डियर स्टूडेंट हमने मायोपिया स्टडी करा लास्ट पेज पर। अब हम स्टडी करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, फार साइडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दूर का तो सही दिखाई देता है लेकिन पास का सही नहीं दिखाई देता। ये क्या होता है, फार साइडेडनेस होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट कैन सी far object clearly but cannot see nearby object clearly. Point number 2, image is formed in behind of retina region. तो इसमें क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में a person with hypermetropia defect can see far object। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है वो क्या करता है, वो 25 सेंटीमीटर से दूर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा उसे तो क्लियरली देख लेगा, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से के पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा या 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा तो उससे वो देखने में वो डिफिकल्टी फेस करेगा। कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा, इमेज इज फॉर्म्ड इन बिहाइंड ऑफ रेटिना। इमेज जो होगी उसमें क्या होगा, रेटिना के पीछे बनेगी। इसमें क्या था, जो मायोपिया था रेटिना के आगे बन रही थी और इसमें क्या बनेगी, यहाँ बन रही थी हमारे पास कहीं और इसमें रेटिना के पीछे बनेगी। तो हम कह सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया जो है, आप देखेंगे अगर आपने मायोपिया स्टडी करा है सही करके तो मायोपिया का जस्ट अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ें जो होती हैं वो आसानी से देख सकते हैं, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में मोर देन 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा, इसमें इमेज इज फॉर्म्ड इन बिहाइंड ऑफ रेटिना। इमेज जो होती है रेटिना के पीछे बनती है और उसमें क्या था, मायोपिया में रेटिना के आगे बन रही थी इमेज। नाउ रीजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का क्या रीजन होता है, क्या कारण है, उसके बारे में स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वह है आपका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज। इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है और उसमें क्या हो रही थी, फोकल लेंथ आई लेंस की डिक्रीज हो रही थी। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। तो हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल जो होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, जबकि मायोपिया में क्या था, आई बॉल जो होता है बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड हो रहा था। नाउ करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का क्या क्या करेक्शन होगा, तो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आईज में जो है हाइपरमेट्रोपिया है, अगर हम उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा, वो उसकी आईज का जो फॉल्ट होगा हम उससे दूर कर सकते हैं और वो व्यक्ति आसानी से देख लेगा। नाउ हाइपरमेट्रोपिया को विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम अब हम समझते हैं माय डियर चिल्ड्रन कि कैसे वर्कआउट करता है, कैसे नहीं, इजीली आपके समझ में आ जाएगा। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम टू। नाउ हाइपरमेट्रोपिया जो है हम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। जैसे कि कोई ऐसा बंदा जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, उसका जो है ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो क्या होता है, किसी भी नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है।
और जो कोई ऐसा बंदा जिसको हाइपरमेट्रोफिया है तो उसका जो डायग्राम या वो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखता है 25 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर न रख करके उसको जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए डैश हो जाएगा उसका, जो वो देखेगा ऑब्जेक्ट को तो वो कहाँ पर दिखेगा, इधर दिखेगा, यानी कि जो उसको यह 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर दिखाई देगा या क्लियरली नहीं दिखाई देगा, तो वो कहाँ पर दिखाई देगा, ए डैश पर दिखाई देगा, क्योंकि जो हाइपरमेट्रोफिया में क्या होता है मोर देन 25 सेंटीमीटर पे देख सकता है, 25 सेंटीमीटर पे नहीं देख सकता। मान लीजिए अब हम क्या होगा इसमें कैसे डायग्राम बनेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर 25 सेंटीमीटर पर रखा है तो क्या होगा, उसके जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो इमेज बनेगी उसके रेटिना के पीछे बनेगी। जबकि मायोपिया में क्या हो रहा था, वो इमेज कहाँ बन रही थी, रेटिना के आगे बन रही थी, और इसमें हाइपरमेट्रोफिया में उसकी इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनेगी, क्योंकि आईज कैसी है, आईज है हमारे पास हाइपरमेट्रोफिया में जो ए यानी कि 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसकी जो इमेज बनेगी रेटिना के पीछे बनेगी। अब हम इसे कैसे करेक्शन करते हैं माय डियर चिल्ड्रन, करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, और जो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास यहाँ बन रहा था ए डैश पे बन रहा था वो ऑब्जेक्ट यहाँ ना बन करके हमने जब लेंस लगा देंगे तो ये अपनी जो नॉर्मल जो इसकी पोजीशन होगी, यानी कि ए है जो 25 सेंटीमीटर वहाँ पर ये बनना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा हम किसी भी चीज़ को आसानी से देख लेंगे, और कोई भी ऐसा बंदा जिसकी आईज में हाइपरमेट्रोफिया फॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, और जो चीज़ होंगी वो क्या कितने 25 सेंटीमीटर पर इजीली वो इमेज जो है रेटिना पर बन जाएगा और इजीली वो वॉच कर लेगा। तो नॉर्मल विजन के लिए जो हमारे पास नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। हमने स्टडी डिफेक्ट ऑफ द विजन में एंड ये करेक्शन में माय डियर चिल्ड्रन हमने स्टडी करा मायोपिया, हमने स्टडी करा हाइपरमेट्रोफिया, अब हम स्टडी करेंगे प्रेस बायोपिया, जो हम नए पेज से स्टार्ट करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, जो नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन में माय डियर चिल्ड्रन हमने स्टडी करा मायोपिया, हमने स्टडी करा हाइपरमेट्रोफिया, अब हम स्टडी करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोफिया। क्या प्रेस बायोपिया ओल्ड एज हाइपरमेट्रोफिया भी बोलते हैं इसको, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोफिया यानी कि बुढ़ापे की बीमारी जो होती है उसे कहा जाता है। हाइपरमेट्रोफिया में क्या होता है, जो नॉर्मली हम 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस पे जो चीज़ें रखी होती है वो देख लेते हैं, नियर पॉइंट जो होता है हमारा इतना होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोफिया में नियर पॉइंट जो होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं क्या होता है प्रेस बायोपिया। नंबर 1, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, द नियर पॉइंट रिसेट्स अवे आल्सो कैन फार पॉइंट बिफोर इंफिनिटी। तो क्या आ जाएगा, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है आँख की जो सामंजस्य पावर होती है, यानी कि अकोमोडेशन एडजस्ट करने की जो पावर होती है वो क्या होती है, यूजुअली डिक्रीज, वो कम हो जाती है। इजीली हम जो होते हैं अपनी आईज को क्या नहीं कर पाते, एकोमोडेट नहीं कर पाते विद एजिंग। क्यों, किस वजह से, बुढ़ापे की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से। अमूमन ये बीमारी जो होती है बुढ़ापे में ही होती है, और बुढ़ापे में भी क्या होता है हमारे आईज में दोनों ही डिफेक्ट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, हमें हाइपरमेट्रोफिया भी होता है, मायोपिया भी होता है, इसी वजह से इसमें दोनों लेंस लगे होते हैं। कौन सा लेंस लगा होता है, मायोपिया में हम लगाते हैं कॉन्केव लेंस, और हाइपरमेट्रोफिया में हम लगाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, दोनों ही लेंस लगे होते हैं इसमें। द नियर पॉइंट रिसेट्स अवे, जो नियर पॉइंट होता है वो कुछ बढ़ जाता है, रिसेट्स अवे होता है, आल्सो कैन फार पॉइंट बिफोर इन्फिनिटी, और जो फार पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी से पहले हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या आएगा माय डियर चिल्ड्रन, रीजंस ऑफ प्रेस बायोपिया, क्या रीजंस होते हैं, क्या कारण होते हैं प्रेस बायोपिया के, तो आप बताएंगे वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। इसमें क्या होता है, जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वीकेंड हो जाती हैं, बहुत जो है वीक हो जाती है, यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं,
पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस जो होती है उनकी जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आईज जो है, जो सिलेरी मसल्स होती है इजीली क्या कर लेती है, फ्लेक्सिबल होती है, उनकी क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, लचीली नहीं रहेगी। तो आई लेंस जो होगा वो इजीली जो है एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या होता है, ये प्रेस बायोपिया होता है। अब इसके बारे में, करेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि करेक्शन, अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आईज में जो है प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया अमूमन बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के लोग होते हैं उन्हीं को प्रेस बायोपिया होता है। आपने देखा होगा दादी नानी और वगैरह जो लोग हैं हमारे घरों में, उनके आईज में दोनों लेंस लगे होते हैं। एक कौन सा होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, दूसरा कॉन्केव लेंस लगा होता है। नीचे की तरफ को जो होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर की तरफ जो होता है कॉन्केव लेंस लगा होता है। तो करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, करेक्शन कैसे करते हैं हम बता देंगे, यूज ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो हम क्या करेंगे इसमें, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की आंख में जिसमें क्या है प्रेस बायोपिया है, उसमें अगर दोनों ही लेंस अगर हम फिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसे उसकी आईज में हम करेक्शन कर सकते हैं और इजीली वो देख पाएगा। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में हमने क्या करा, ये हमारे पास स्पेक्स है, स्पेक्स में हमने क्या लिया, ये कॉन्केव लेंस लिया, ऊपर की साइड कॉन्केव लेंस है और नीचे की साइड जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उनकी आइज़ में इस तरह का ये लेंस हम जो है, यानी कि जो स्पेक्टिकल्स है वो लगाया जाता है, जिससे कि ये ऊपर की तरफ जो कॉन्केव लेंस लगाया जाता है वो इस वजह से लगाया जाता है, जब हम सीधे देख रहे होते हैं तो हमारी आइज़ बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो काय को कॉन्केव लेंस को जो है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्केव लेंस जो होता है वो कवर कर लिया जाता है, जिससे कि दूर की चीज़ों को देख लिया जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो नीचे की जो हमारी आइज़ होती हैं, नीचे की तरफ जो लेंस लगा होता है वो कौन सा कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। जब हम कोई पास की चीज़ें देखते हैं तो आइज़ हमारी थोड़ा सा डाउन होंगी और डाउन होने के बाद हम इजीली क्या होता है पास की चीज़ों को हम देख लेंगे, जो कि उसका पॉइंट जो था वो फार हो रहा था, तो वो क्या होगा, वो अपने पॉइंट पर जो रेटिना पर जो है वो फिक्स कर देगा और इजीली जो है वो पर्सन जो ओल्ड हो गया बहुत ज़्यादा वो देख सकता है चीज़ों को इजीली। तो माय डियर चिल्ड्रन, हमने डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन में हमने स्टडी करा मायोपिया, हमने स्टडी करा हाइपरमेट्रोपिया, हमने स्टडी करा प्रेस बायोपिया। ये 3 फॉल्ट होते हैं हमारी आइज में। इन 3 फॉल्ट के अलावा भी एक और आइज में हमारे फॉल्ट होता है, उस फॉल्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे न्यू पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। बता सकते हैं कौन सा होता है वो फॉल्ट? होता है हमारा कैटरेक्ट, यानी कि आँख में जब मोतियाबिंद हो जाता है तो क्या हो जाता है, कैटरेक्ट होता है। ये हमारा आइज का एक अदर फॉल्ट है, उसे स्टडी करते हैं हम न्यू पेज से माय डियर चिल्ड्रन। नाउ डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन में माय डियर चिल्ड्रन हमने स्टडी कर लिया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। हमने तीनों जो फॉल्ट थे हमने स्टडी कर लिए। इन तीनों फॉल्ट के अलावा भी एक और फॉल्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट। इसे हम स्टडी करेंगे। कैटरेक्ट एक्चुअली हिंदी में कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं, हिंदी में कैटरेक्ट को बोलते हैं हम मोतियाबिंद। आपने जगह जगह इसके जो है वो पोस्टर लगे हुए देखे होंगे। ये क्या होता है, ये भी ओल्ड एज में होता है। और कब होता है, जब इंसान की आइज पे जो होता है जो सफ़ेद रंग का जो एक पदार्थ होता है, जो सब्सटेंस होता है वो जमा हो जाता है, जिससे कि वो होता है कि एक्चुअल में प्रोटीन होता है वो जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से इंसान को कैटरेक्ट हो जाता है। तो क्या आएगा इसमें कैटरेक्ट में, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ सम पीपल ड्यूरिंग ओल्ड एज becomes foggy due to this loss of vision. This is called cataract. तो क्या आ जाएगा, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ सम पीपल। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, हमारी जो आँख है, आँख का जो लेंस होता है वो हमारे क्रिस्टलाइन होता है, यानी कि बिल्कुल साफ होता है, साफ और शफाफ होता है। तो क्रिस्टलाइन होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन साफ और शफाफ होता है लेंस ऑफ सम पीपल ड्यूरिंग ओल्ड एज। लेकिन कैसे होता है, जब वो ओल्ड एज की तरफ को जाती है, बुढ़ापे की तरफ को जाती है, तो क्या हो जाता है, उनका जो लेंस होगा वो कैसे होगा, बिकम्स फॉगी, फॉगी होने लगेगा, यानी धुंधला होने लगेगा, यानी कि उसके ऊपर सफ़ेद पानी आने लगेगा, यानी कि उसके बाद प्रोटीन आकर के जमा हो जाएगा। ड्यू टू दिस लॉस ऑफ विजन, जिसकी वजह से क्या होगा, इंसान को देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होगी। दिस इज कॉल्ड कैटरेक्ट। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैटरेक्ट। अब रीज़न, इसका रीज़न क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, तो बताएंगे सम प्रोटीन बिल्ड अप ऑन आई लेंस। कुछ जो प्रोटीन होता है जिसे जो हम बोलते हैं कि जिसे हम बोलते हैं
मोतियाबिंद बोलते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद जो सब्सटेंस आके जमा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो प्रोटीन की फॉर्म होती है और वो हमारी इसके जो लेंस होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसके ऊपर जम जाता है और उसकी वजह से क्या होगा, ये फॉगी हो जाएगा। तो रीज़न हमें आ जाएगा हमारे पास सम प्रोटीन बिल्डअप ऑन आई लेंस, कुछ प्रोटीन जो होता है हमारे आई लेंस पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें देखने में परेशानी होती है। करेक्शन, इसका करेक्शन क्या होगा, इसका करेक्शन अभी तक आपने देखा माय डियर चिल्ड्रन, मायोपिया में हमने कॉन्केव लेंस का लगा करके हम इसको जो है मायोपिया को दूर कर रहे थे, यानी कि कॉन्केव लेंस के जरिए हम अपनी चीज़ों को देखने में कैपेबल थे। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस में, प्रेसबायोपिया में कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो प्रेसबायोपिया जो था उसका सॉल्यूशन मिल रहा था, करेक्शन मिल रहा था। लेकिन कैटरेक्ट में जो बीमारी है उसमें क्या होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सर्जरी इसकी जो है वो इलाज है। इसमें कोई लेंस, वी कांट यूज एनी ऑफ द लेंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर, only we can use here surgery. So with the help of the surgery we need to contact with the surgeon. Whenever we will meet with the surgeon, then he will tells us about the surgery of the eye. तो आई का जो ऑपरेशन होगा वही उसका जो है करेक्शन है। ऑपरेशन कराने के बाद ही हम कैटरेक्ट को जो है वो दूर कर सकते हैं माय डियर चिल्ड्रन। अदरवाइज किसी लेंस के लगाने से जो है ये कैटरेक्ट दूर नहीं होने का। तो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन में हमने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में हमने क्या स्टडी करा, हमने ह्यूमन आई को बहुत अच्छे से स्टडी करा, हमने उसके जो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन थे उनको बहुत अच्छे से स्टडी करा। अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है माय डियर चिल्ड्रन, द कलरफुल वर्ल्ड, उसको स्टडी करते हैं न्यू पेज से। क्या होता है द कलरफुल वर्ल्ड में, देखते हैं, स्टडी करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और स्टडी करते हैं। नाउ ह्यूमन ऑफ आई को समझने के बाद एंड इट्स डिफेक्ट को समझने के बाद माय डियर चिल्ड्रन हम स्टडी करते हैं द कलरफुल वर्ल्ड को। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब देखेंगे हम क्या होता है, पहले चीज़ ये जान लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल पीस ऑफ ग्लास विद 2 रेक्टेंगुलर बेसेस एंड 3 सरफेसेस। इसमें क्या होता है, ये पिरामिडल पीस होता है ग्लास का, जिससे पिरामिड होते बने हुए हमारे, उस तरह से ये पिरामिडल पीस होता है ग्लास का जो शीशे का बना होता है विद 2 ट्रायंगुलर फेसेस, जिसके 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। एक ये ट्रायंगल आ जाएगा, एक ट्रायंगल इसके पीछे आ जाएगा इस तरह से, एंड 3 सरफेसेस, और जिसकी कितनी होती है, 3 सरफेसेस होती हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन, तो आप बताएंगे द एंगल बिटवीन लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। जो एंगल होता है लेटरल सरफेस पर वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। इस तरह से जो ये आएगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद आता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी डेफिनेशन हम बाद में स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन और बताएंगे कि क्या एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। लेकिन इससे पहले ही हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और एक्टिविटी को जो है अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। तो माय डियर चिल्ड्रन, इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम एक्टिविटी के थ्रू करके दिखाते हैं कैसे होगा। सपोज ये हमारे पास एक टॉर्च है, टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद ये हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म को अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, प्रिज्म नहीं है मान लेगा। जब हम इसे टॉर्च को ऑन करेंगे तो इसकी जो लाइट होगी वो सीधी निकल जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। तो जब सीधी जाने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ एक प्रिज्म को रख देंगे। प्रिज्म रखने के बाद जो होगा, जब इस टॉर्च की जो लाइट है इसकी लेटरल सरफेस से टकराएगी तो टकराने के बाद जो होगी वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद जो है फिर से वो बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के लिए जब निकलेगी तो फिर से वो बेंड हो जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये बेंड हुई है लाइट। तो क्या ये कैसे बेंड होगी, इसकी सरफेस जो इसका लेटरल सरफेस है उससे टकराई, तो अंदर की तरफ को जो लाइट जा रही है, जो ये रेज जा रही है वो कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, और जो बाहर की तरफ को रे आ रही है वो कौन सी हो गई, वो हो गई इमर्जेंट रे। ये आपकी हो गई इमर्जेंट रे, और जो अंदर की जा रही है वो आपकी हो गई इंसिडेंट रे।
तो ये अंदर की तरफ जो है इंसिडेंट रे हो गई। अब हम ये देखेंगे जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे का जो पाथ था वो एक्चुअल में ये था, और जो इमर्जेंट रे था जो अंदर प्रिज्म में आती है और प्रिज्म में आने के बाद बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद जो फिर से जो एयर में आती है तो फिर से वो बेंड हो जाती है। तो इसका जो पाथ होगा एक्चुअल में वो ये आएगा। तो इस इमर्जेंट रे और इस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो ये एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा माय डियर चिल्ड्रन, वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन में बताएंगे आप, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये जो एंगल होता है इंसिडेंट रे ये जो हमारे पास है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ये यहाँ आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हमने एक्टिविटी के थ्रू भी स्टडी कर लिया। अब ये तो हमने एक जो है टॉर्च से हमने लाइट जो थी वो इसमें अंदर भेजी थी। अब हम देखेंगे अगर कोई प्रिज्म से हम वाइट लाइट अगर हम पास कराते हैं तो क्या होता है। तो चलते हैं उसे समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। Now we will study here, my dear children, dispersion of white light through a glass prism। के glass prism से कैसे white light जो होती है अगर गुजारेंगे तो कैसे dispersion होगा। तो dispersion बताएंगे पहले। When the white light passes through the glass prism, then white light splits into 7 colors। कि जब white light एक्चुअली में क्या होता है, white light जो होती है, जो sunlight होती है उसको white light कहा जाता है। जब हम किसी व्हाइट लाइट को हम ग्लास फ्रेम से गुजारते हैं तो व्हाइट लाइट होगी वो स्प्लिट्स अप हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, बिखर जाती है। कितने 7 कलर्स के 7 कलर्स में टूट जाएगी, बिखर जाएगी और वो क्या बनाएगी, एक स्पेक्ट्रम बनाएगी। वो कौन कौन से कलर्स होंगे उसको हम लर्न करेंगे विबग्योर से। इसकी एक प्रोसेस रहेगी क्योंकि हमें सीक्वेंस में लर्न करना बड़ा जरूरी होता है। VIBGYOR विबग्योर में V से वायलेट होता है, I से इंडिगो होता है, B से ब्लू होता है, G से ग्रीन होता है और Y से येलो होता है, O से ऑरेंज होता है और R से रेड होता है। ये 7 कलर्स है माय डियर चिल्ड्रन। और 7 कलर्स जो है वो क्या बनाते हैं, इन दोनों बनाते हैं, यानी कि रेनबो बनाते हैं। रेनबो में 7 कलर्स होंगे। जब हम किसी स्पेक्ट्रम में से गुजारेंगे इसे तो क्या होगा, वो जब किसी हम इसे प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या करेंगे, वो एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। स्पेक्ट्रम बनाने के बाद 7 कलर्स में वो बिखर जाएंगे। इसमें ये बात ध्यान रखनी है, आपने नोटिस करना है इसको, वायलेट है लीस्ट वेवलेंथ। वायलेट की ज्योति सबसे कम वेवलेंथ होती है और रेड की ज्योति सबसे हाई वेवलेंथ होती है। जैसे आप देखते हैं, हम यहाँ पर आपको थोड़ा इसे विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी बताते हैं कि हमारे पास एक क्या है, ये सपोज एक हमारे पास प्रिज्म है। इस प्रिज्म से जब हम एक वाइट लाइट को हम क्या करते हैं, पास करते हैं। ये क्या है, वाइट लाइट है हमारे पास। तो ये वाइट लाइट जो होगी थोड़ा यहाँ प्रिज्म में जाने के बाद क्या होगा, ये बेंट हो जाएगी और बेंट होने के बाद ये 7 कलर्स में टूट जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। कितने 7 कलर्स में ये टूटेगी और 7 कलर्स होंगे वो आपके क्या बनाएंगे, कि स्पेक्ट्रम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कलर्स आ जाएंगे और 7 कलर्स होंगे वो कैसे टूटेंगे, ये आपका आ जाएगा VIBGYOR विबग्योर। ये क्या बनाएंगे, विबग्योर बनाएंगे। V से आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, वायलेट है लीस्ट वेवलेंथ। वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है और जबकि जो रेड कलर है उसकी कितनी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ये हमारे पास रेड कलर हो गया। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम में जो कलर आएंगे वो क्या आएंगे, विबग्योर की फॉर्म में आएंगे। और ये विबग्योर जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म है हमने वो यहाँ रिटर्न कर दी है। V फॉर वायलेट होता है, I फॉर इंडिगो होता है, B फॉर ब्लू होता है, G फॉर ग्रीन होता है और Y फॉर येलो होता है, O फॉर ऑरेंज होता है, R फॉर रेड होता है। इस तरह से ये क्या करेंगे, एक स्पेक्ट्रम बना लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रम बनाएंगे। किसमें से, जब हम इसको ग्लास प्रिज्म से इसको गुजारेंगे, यानी कि वाइट लाइट को, यानी कि सनलाइट को जब हम गुजारेंगे तो इस तरह से ये विबग्योर में टूट जाएगी। अब इसमें आगे स्टडी करते हैं हम। तो आपने माय डियर चिल्ड्रन जैसे विबग्योर आपने देखा स्पेक्ट्रम में से कैसे स्पेक्ट्रम बनाता है जब हम क्या करते हैं, ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं।
अब आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो से भी पहले हम एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। सो माय डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले स्पेक्ट्रम जो हमने लास्ट पेज पे हमने स्टडी करा था स्पेक्ट्रम के बारे में, तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम जो बताया था वो बताया था सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि जब हम वाइट लाइट जो होती है किसी ग्लास प्लेन से गुजारते हैं तो क्या होता है, वो वाइट लाइट जो होती है 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है और एक स्पेक्ट्रम बनाती है। और वो स्पेक्ट्रम किस फॉर्म में होता है, वो स्पेक्ट्रम जो होता है विबग्योर की फॉर्म में होता है। क्यों इनको सर आइजैक न्यूटन को जो होता है क्या न्यूटन बाबा भी कहा जाता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो सर आइजैक न्यूटन को क्या कहा जाता है, न्यूटन बाबा भी कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि हम किसी जब वाइट लाइट को हम गुजारते हैं कायमे से प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 कलर्स में वो क्या होता है 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाता है। अब उनके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया और आया, उन्होंने कहा कि अगर हम इस प्रिज्म के बराबर में एक प्रिज्म और रख दें तो क्या होगा, वाइट लाइट को अगर हम गुजारते तो फिर क्या होगा। उन्होंने इसे करके देखा तो उन्होंने देखा कि वाइट लाइट जो एक प्रिज्म था उसके बराबर में जो प्रिज्म दूसरा प्रिज्म रखा जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में रखा, तो उन्होंने उस प्रिज्म में से जब फर्स्ट वाले प्रिज्म में से वाइट लाइट को जब गुजारा तो सेकेंड वाले प्रिज्म में जब वाइट लाइट जाती है तो फर्स्ट वाले प्रिज्म की जो वाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है। 7 कलर्स में स्प्लिट अप होने के बाद जो पास में जो इन्वर्टेड फॉर्म में रखा था दूसरा प्रिज्म, उसमें जब वो लाइट एंटर होती है कौन सी 7 कलर जो इंद्रधनुष की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो विबग्योर की फॉर्म में होते हैं इंद्रधनुष बनाते हैं, तो क्या होगा वो फिर से जब दूसरे प्रिज्म में जाते हैं तो दूसरे प्रिज्म में जाने के बाद फिर से हमें क्या मिल गई, व्हाइट लाइट मिल गई। क्योंकि दिमाग खुराफाती था तो कुछ ना कुछ सोचते रहते थे माय डियर चिल्ड्रन। इससे ये प्रूफ होता है कि फेलियर इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि इतना बड़ा साइंटिस्ट और इतना बड़ा जीनियस शख्स जो है वो यहाँ फेलियर हुआ, लेकिन उन्होंने इससे कुछ सीखा और सीखने के बाद उन्होंने बताया कि जो जब हम किसी वाइट लाइट, उन्होंने क्या बताया, इफ यू पुट टू आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म, अगर हम दो आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ द प्रिज्म फॉर्मिंग स्पेक्ट्रम, अगर हम रखते हैं किसी दूसरे प्रिज्म के सामने, देन ऑल द 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम कंबाइंड बाय इन्वर्टेड प्रिज्म, जो 7 कलर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। ये 7 कलर्स फिर से कंबाइन हो जाएंगे और क्या फॉर्मिंग करेंगे, व्हाइट लाइट को फॉर्म करेंगे। कंबाइंड बाय इन्वर्टेड प्रिज्म एंड इमर्ज्ड एज व्हाइट लाइट, और फिर से क्या कर लेंगे, व्हाइट लाइट को जो है बना देंगे। ये किसने बताया, सर आइजैक न्यूटन ने बताया। अब हम 7 कलर्स जो होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, रेनबो को फॉर्म करते हैं। रेनबो को फॉर्म करने के लिए जो 7 कलर्स आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं विबग्योर की फॉर्म में। तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि जो एक्चुअल में वाइट लाइट है तो वो वाइट लाइट नहीं है, वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है ऑफ 7 कलर्स का। और वो 7 कलर्स क्या है, वो 7 कलर्स फॉर्म में होते हैं काहे के, विबग्योर की। अब जो भी आपने रेनबो देखा है माय डियर चिल्ड्रन वो भी इसी तरह का एक फिनोमिना है, लेकिन रेनबो को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे कि हम इसे अच्छे से जो है समझ सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम बताएंगे। When a light enters denser medium to rarer medium, जब कोई लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट बिलो क्रिटिकल एंगल, देन द लाइट रिफ्लेक्ट्स टू इन डेंसर मीडियम। तो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी डेंसर मीडियम। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। चलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट जो होता हूँ, एक जो कंसेप्ट है वो मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो हमने लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पढ़ा था माय डियर चिल्ड्रन, कि जब कोई लाइट जो होती है, मान लीजिए हमारे पास लाइट है, ये कैसा रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये हमारे पास नॉर्मल है। जब कोई लाइट जो होती है रेयर मीडियम से आती है और रेयर मीडियम से आने के बाद तो क्या होगा, वो ये नॉर्मल चल रहा है हमारा, तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी माय डियर चिल्ड्रन।
ये हमने स्टडी करा था कायद में, हमने स्टडी करा था ये लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में एक छोटा सा ये कंसेप्ट था, इसे याद आपको होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, यानी कि लाइट जो है क्या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है। अगर वहीं हम इसका उल्टा करें तो क्या होगा माय डियर चिल्ड्रन? तो अगर हम ये उल्टा इसका करते हैं तो जो लाइट हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है तो क्या होगा, इसका हम ये उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद मान लीजिए हम क्या करें, डेंसर मीडियम से हम लाइट को जो है रेयर मीडियम में ले आते हैं, तो क्या करेगी ये लाइट जो होगी वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो नॉर्मल से एक जगह नॉर्मल की तरफ आ रही थी और दूसरी जगह नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये क्या होता है, ये जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ये इसका क्या कर दिया हमने, जस्ट अपोजिट कर दिया। ओके, तो आपने क्या समझा, जब रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ आती है तो क्या नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या नॉर्मल से दूर हट जाती है। हमें क्या करना है, डेंसर से रेयर मीडियम वाले कंसेप्ट से जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझना है माय डियर चिल्ड्रन। तो ये जो इंसिडेंट रे जब क्या होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, अगर इस रे जो डेंसर जो इंसिडेंट रे है इसका एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से कम हो, क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है, जो ये रे है हमारे पास, अगर हम इसको हटा दें तो ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लाइट रे जो होगी कुछ यहाँ से इस तरह से जाएगी माय डियर चिल्ड्रन। ओके, तो मैं इस रेयर मीडियम को जो है यहाँ से जो ये लाइट रे आ रही थी इसको मैं रब करता हूँ। ये मेरे पास लाइट रे जब ये क्या होती है नॉर्मल से टकराती है तो ये रेयर मीडियम में जा ही नहीं पाएगी माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि इसका जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बहुत कम है। तो ये क्या होगी, नॉर्मल से टकराएगी और नॉर्मल से टकराने के बाद फिर से ये इधर ही आ जाएगी। तो नॉर्मल से जब टकराएगी, नॉर्मल से टकराने के बाद ये रेयर मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि डेंसर मीडियम में ही रहेगी। तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हमने कैसे समझा, हमने समझा इसको लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन वाले कंसेप्ट से माय डियर चिल्ड्रन। तो ये जो होगा इसी कंसेप्ट से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट से हम क्या कर समझेंगे, अब हम रेनबो को समझेंगे। चलते हैं उससे नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ अब हम समझते हैं माय डियर चिल्ड्रन रेनबो। रेनबो क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन स्काई आफ्टर रेन। ये क्या होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो क्या होता है बारिश के बाद हमें दिखाई देता है। रेनबो इज ऑब्जर्व इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। रेनबो जो होता है हमेशा हमें अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा, कभी भी सन की डायरेक्शन में नहीं होगा बल्कि सन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो रेनबो बनने के लिए क्या होता है, 3 फिनोमिनन इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन। 3 फिनोमिनन होती है, 3 ऐसी फिनोमिनन होती है जो रेनबो को क्या करती है, फॉर्म करती है। वो कौन सी होती है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है और तीसरा क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसे समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ माय डियर चिल्ड्रन। मान लीजिए ये हमारा सन है, ये सन है, सन से जो होती है लाइट आती है और लाइट आने के बाद ये हमारे पास वाटर की एक ड्रॉपलेट है और ये लाइट जो होती है इस वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करती है। तो एंटर करने के बाद क्या होगा, लाइट का जो होगा रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो होगा ये इधर आएगी, लाइट इधर आने के बाद क्या होगा, इसका लाइट का रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन होने के बाद ये लाइट इसी से यहाँ टकराएगी क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल कम है। तो क्रिटिकल एंगल कम होने की वजह से ये लाइट जो होगी बाहर न जा पाएगी और बाहर न जाने की वजह से ये लाइट हमें यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्या था, ये जो लाइट आ रही थी इस लाइट का क्या था, यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम बना रही थी। किस कलर में टूट रही थी, 7 कलर्स में टूट रही थी और ये 7 कलर्स होंगे वो इस तरह से यहाँ पर हमें दिखाई दे देंगे माय डियर चिल्ड्रन। और हमारी जो डायरेक्शन है वो ये है, हम यहाँ पर हैं
तो हम अब आप देख रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पर होंगे तो ये क्या होगा, हमारे सन जो होगा हमारे पीछे होगा, और ये जो होगा हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि जब भी ये रेनबो की फॉर्मिंग होगी सन के और वाटर के ड्रॉपलेट की जो होगी वो बीच में होगी, हमारी जो डायरेक्शन होगी वो बीच में होगी। इस तरह से क्या क्या होता है, रेनबो की फॉर्मिंग होती है। तो रेनबो की फॉर्मिंग के साथ ही ये कंसेप्ट हमारा होता है क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। तो देख सकते हो माय डियर चिल्ड्रन, इसमें जो सन है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है और स्पेक्ट्रम जो बना है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ से हमें क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम दिखाई दे देता है। तो इस तरह से क्या होता है, रेनबो की फॉर्मिंग होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे माय डियर चिल्ड्रन, जो स्टार्ट करते हैं न्यू पेज से। नाउ भी माय डियर चिल्ड्रन, अब स्पेक्ट्रम का जो कंसेप्ट होता है क्लोज, अब हम स्टडी करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को समझने से पहले भी हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ पर क्या है, अर्थ है, अर्थ के आसपास क्या होते हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, यानी कि ये गैसेस हैं, इसमें गैसेस होती हैं। गैसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी गैसेस हो गई। गैसेस कैसी होती है, हॉट एयर भी होती हैं और कैसी होती है, कोल्ड एयर भी होती हैं। इसी में क्या होते हैं, गैसेस के अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिली भी होती हैं, जो कि हमारे क्या होता है, ये मिलकर के सब क्या बनाती हैं, एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक एटमॉस्फेयर बनाती है। तो ये अर्थ के आसपास का जितना भी एरिया होगा वो कितना, वो क्या बनाता है, एक एटमॉस्फेयर बनाता है। तो इसमें क्या होता है, अर्थ के आसपास जो हमारी हॉट एयर होती है वो क्या करती है, ऊपर को जाती है, और कोल्ड एयर जो होती है वो क्या होती है, नीचे को आती हैं। तो कोल्ड एयर क्योंकि भारी होती है तो वो नीचे को आती है, और हॉट एयर क्योंकि हल्की होती है तो ऊपर को जाती हैं। तो ये जो हमारे पास मीडियम हो जाएगा वो डेंसर हो जाएगा, ऊपर वाला जो मीडियम होगा वो रेयरर मीडियम हो जाएगा। अब हम समझते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होता है, द रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो होता है, ये जो रिफ्रैक्शन है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से डिफरेंट लेयर्स बनी, यानी कि कार्बन बना, हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बना, नाइट्रोजन बना, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड और क्या डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह मिलकर के ये क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती है वो क्या कर लेते हैं, ये क्रिएट कर लेते हैं, और ये क्या करते हैं, एक एटमॉस्फेयर तैयार कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। उसका क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है हर एक चीज़ की। तो क्या होता है, वो हर चीज़ का एक रिफ्रैक्शन अलग होता है। तो बताएंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन कोल्ड एयर। वी नो वेरी वेल माय डियर चिल्ड्रन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो काय की, हॉट एयर की जो होती है वो कोल्ड एयर से कैसी होती है, वो कम होती है। कोल्ड एयर सो ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि क्या होता है जब हॉट एयर ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर नीचे जा रही है तो उसके क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, वो चेंजेस होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब चेंज होगा तो क्या होगा, लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो हमें महसूस ये होगा कि लाइट जो हो रही है हमारे पास वो क्या हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन से हमारे पास पहुंच रही है, अलग अलग डायरेक्शन से पहुंच रही है। बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट फ्लिकर बिहाइंड हॉट एयर वेव्स। ऑब्जेक्ट फ्लिकर जो ऑब्जेक्ट होती है वो फ्लिकर होते हुए दिखाई देते हैं। ये कैसे समझेंगे माय डियर चिल्ड्रन, इस पॉइंट को समझिएगा जरा आप। सपोज आप समोसे खाने के लिए किसी शॉप पर जाते हैं और जब समोसे बनते हैं तो समोसे बनने के लिए क्या होता है, कढ़ाई में तेल डाला जाता है। कढ़ाई के तेल से क्या होता है, जब हॉट एयर निकलती है वो ऊपर को जाती है। तो वो हॉट एयर की जब मान लीजिए ये कढ़ाई इधर रखी है हमारे पास और इधर यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट रखा है, जब आप यहाँ खड़े, जब यहाँ से आप इसे देखते हैं क्योंकि हॉट एयर जा रही है और पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट होगा तो वो आपको फ्लिकर होता हुआ दिखाई देगा। फ्लिकर यानी कि लहराता हुआ दिखाई देगा। तो ये कहा जाता है ऑब्जेक्ट फ्लिकर बिहाइंड हॉट एयर वेव्स। तो इस तरह से आप जो है समोसे बनते हुए भी देखिएगा और समोसे खाने का भी मजा लीजिएगा। तो आप जो है वहाँ पर क्या देख लेंगे, ऑब्जेक्ट फ्लिकर बिहाइंड हॉट एयर वेव्स। क्या हॉट एयर वेव्स में क्या होता है, कैसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ्लिकर होते हैं। आगे हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। ये 2 पॉइंट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को हम कैसे समझेंगे, ऐसे समझिएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सपोज कि हम
कहाँ पर हैं? हम हैं यहाँ पर अपनी अर्थ पर है माय डियर चिल्ड्रन। कहाँ पर हैं? अर्थ पर हैं, यहाँ। तो हम यहाँ पर हैं और यहाँ से क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट को जो है, ये स्टार्स हैं, स्टार्स को जो है हम देख रहे हैं। तो स्टार्स को जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये वहाँ पर डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर मीडियम होगा। तो क्योंकि हम क्या है, अर्थ पर है, अर्थ में क्या, ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है? अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है, यानी कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है? डस्ट है, डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह हैं। तो ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बना रहे हैं। इसमें हर चीज़ का जो और क्या होता है, जो गैसेस होती हैं, क्या हॉट एयर है और क्या है? कोल्ड एयर है। तो हॉट एयर और कोल्ड एयर जो है, वो हॉट एयर ऊपर को जा रही है और कोल्ड एयर जो हो रही है वो नीचे को आ रही है माय डियर चिल्ड्रन। ये हॉट एयर क्या कर रही है? ऊपर जा रही है, और कोल्ड एयर जो हो रही है क्या, वो नीचे को आ रही है। जब हॉट एयर और कोल्ड एयर नीचे को आ रही है और जा रही है, तो आप देखेंगे क्या होता है कि उसका, क्योंकि एक डिफरेंट लेयर्स हो गए, डिफरेंट लेयर्स होने की वजह से क्या होगा, उनका सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से जब हम अर्थ पे से हम इन स्टार्स को देखेंगे, स्टार्स कहाँ पर है? रेयरर मीडियम में, और हम कहाँ पर है? डेंसर मीडियम में है। तो ये स्टार्स हमें क्या होंगे? ट्विंकलिंग होते हुए दिखाई देंगे माय डियर चिल्ड्रन। एक्चुअल में स्टार्स जो है वो ट्विंकल नहीं हो रहा है, बट ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से क्या होगा, तारे जो है हमें क्या हो रहा है? टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि तारों से जो है, जबकि स्टार से जो है लाइट जो है वो कंटिन्यूअस हमें मिल रही है, लेकिन क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट क्या है? लेयर्स बनी हुई है, और डिफरेंट लेयर्स बनी होने की वजह से क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर चीज़ का एक अलग हो जाएगा। अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग जो वो है हमारे पास लेयर्स हैं, उसमें हम जा रहे हैं और अलग अलग लेयर से हम देख रहे हैं। तो क्या होगा, ये तारे जो होंगे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। के सूरज जो होता है हमें क्या करता है, सूरज निकलने से पहले हमें दिखाई देता है, और सूरज जो होता है छिपने के बाद तक हमें दिखाई देता है। निकलने से पहले दिखाई देता है और निकलने के बाद तक दिखाई देता है। इस पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट वीक से। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। नाउ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में समझते हैं माय डियर चिल्ड्रन, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट को। क्या एडवांस सनराइज क्या होता है और डिलेड सनसेट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, सन अपीयर्स अप्रॉक्स 2 मिनट्स अर्लियर। सन क्या होता है, सूरज जो होता है हमें निकलने से पहले हमें क्या कर 2 मिनट पहले तक वो सन अपीयर्स अप्रॉक्स 2 मिनट्स अर्लियर। सन क्या होता है, निकलने से 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है, देन एक्चुअल सनराइज एंड सन विजिबल अप्रॉक्स 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट। और सन क्या होता है, छुपने के 2 मिनट के बाद भी हमें दिखाई देता है। इसका क्या रीज़न है उसको समझते हैं हम इस एक्टिविटी के थ्रू माय डियर चिल्ड्रन। सपोज कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ पर हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारा हॉरिजन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है। तो सूरज जो है, तो सूरज यहाँ से ये निकलने को तैयार है, निकला भी नहीं है सूरज। ये यहाँ पे ये प्राणी है, जो व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से इसको निकलने से पहले इसको सूरज दिखाई दे जाएगा। सूरज दिखाई देने का रीज़न क्या होता है कि सन की जो रेज होती है वो क्या होती हैं, इस तरह से यहाँ पड़ेंगी स्ट्रेट लाइन में, हमने इसको दे दिया। तो क्या होता है, यहाँ जाने के बाद क्या होगा, ये नॉर्मल से टकराएंगी। ये मान लीजिएगा नॉर्मल है, नॉर्मल से टकराने के बाद ये क्या होगा, जो सनरेज होगी वो नॉर्मल की तरफ को झुक जाएंगी। और ये जो प्राणी है उसको क्या होगा, 2 मिनट पहले जो होगा वो सनराइज होता हुआ दिखाई दे देगा। यही सेम प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगी माय डियर चिल्ड्रन, कि जब सूरज जो होगा वो क्या बोलते हैं, छुप गया है, छुपने के बाद भी जो होगा वो सूरज जो है इसको, जो महाशय है यहाँ पर, इनको दिखाई देता रहेगा। वो ऐसा रीज़न, वो क्या रीज़न है, वो रीज़न ये क्योंकि हमारे पास ये जो एरिया है ये हमारी अर्थ है। अर्थ के बाद जो हमारे पास ये डिफरेंट लेयर्स हमारे पास आ गई हैं। ये कैसा है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डिफरेंट गैसेस होती है। डिफरेंट गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है। और क्या होता है, डिफरेंट जो होती हैं एयर्स होती हैं, जिसमें हॉट एयर भी होती है और जिसमें क्या होती है
कोल्ड एयर भी होती है, तो वो आपस में आ रही है, मिक्सअप हो रही है, और क्या होगा, डस्ट और डर्ट के पार्टिकल्स भी हैं, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, तो यानी कि स्मोक है यहाँ पे। तो जब ये सारी चीज़ें आती तो आने के बाद जो होता है हमें ये इस तरह से जो इसकी जो सन की रेज होंगी वो इस तरह से यहाँ पर आएंगी माय डियर चिल्ड्रन, और यहाँ आने के बाद जो है वो इस तरह से वो नॉर्मल से स्ट्राइक आउट करेंगी, और स्ट्राइक आउट करने के बाद क्या होगा, वो क्या इधर नॉर्मल की तरफ को क्या होंगी, झुक जाएंगी। जब नॉर्मल की तरफ को झुक जाएंगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल इसको जो है थोड़ा सा ये नॉर्मल पर आ रही है, नॉर्मल से टकराएंगे तो नॉर्मल की तरफ को जो होगी ये झुक जाएंगे। झुकने के बाद क्या होगा, सब सूरज जो होगा छुपने के 2 मिनट के बाद तक भी वो उसको दिखाई देता रहेगा, क्योंकि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो कंसेप्ट होता है हमारा ये होता है क्लोज। अब चलते हैं न्यू कंसेप्ट की तरफ को, जो कि हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है माय डियर चिल्ड्रन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टडी हियर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल्स है हमारे पास, और पार्टिकल्स के पास कोई एक लाइट आती है। जब लाइट ये आती है पार्टिकल्स से टकराती है तो स्ट्राइक आउट करती है, तो ये पार्टिकल जो होता है इस लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर देगा, हर एक डायरेक्शन में ये फैला देगा। तो इस तरह से ये लाइट का जो फैलाना होता है वो क्या होता है, वो टिंडल इफेक्ट होता है माय डियर चिल्ड्रन। ये आप स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में भी केमिस्ट्री वाले पार्ट में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर भी आप स्टडी कर लेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इट पाथ बिकम्स विजिबल। जब कोई लाइट रे जो होती है कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, विजिबल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, और ये क्या कहलाता है, ये टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो इस तरह से लाइट का जो होता है वो स्कैटरिंग हो जाती है। लाइट का स्कैटरिंग क्या कहलाती है, स्कैटरिंग होता है लाइट का फैलना, डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट का फैलना जो होता है वो क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। अब इसमें होता क्या है माय डियर चिल्ड्रन, स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। स्कैटरिंग जो होती है ऑलवेज जो है पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स का साइज कितना बड़ा है। तो आप बताएंगे फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू। जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू कलर्स को स्कैटर करते हैं। काय में जैसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है इसकी ब्लू कलर्स की, तो फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं मेनली ब्लू में, और ये क्या होती है, इसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। पॉइंट नंबर 2 में आ जाएगा मीडियम साइज पार्टिकल्स स्कैटर मेनली रेड। जो मीडियम साइज पार्टिकल जो होते हैं वो स्कैटर करते हैं रेड को। लॉन्ग क्या होगा, लॉन्गर वेवलेंथ होती है इसकी। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आ जाएगा लार्ज साइज पार्टिकल्स स्कैटर ऑल कलर्स। जितने भी लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो सभी क्या कलर्स को जो होते हैं वो स्कैटर करते हैं, बिखेरते हैं, फैलाते हैं कलर्स ऑफ लाइट। दैट इज वाई इट अपीयर्स वाइट। इस वजह से क्या होती है, ये वाइट दिखाई देती है। तो अब हमारे पास इसी में क्वेश्चन भी बन जाता है माय डियर चिल्ड्रन कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, कि जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप बता देंगे इन अपर एटमॉस्फेयर वेरी फाइन पार्टिकल्स। क्या होते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है आसमान में नीला दिखाई देता है। ऑफ वेपर्स का, ये वेपर्स के एंड गैसेस के स्कैटर ब्लू लाइट सो स्काई विजिबल ब्लू। तो इस वजह से क्या होता है, स्काई जो होता है हमें कैसा नीला दिखाई देता है। इसको थोड़ा सा एक्टिविटी से हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ के पास जो है ये हमारा जो है ये एटमॉस्फेयर है। ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, और ये हमारे पास सन है। जब सन से जो लाइट आती है तो रेड लाइट तो सीधी गुजर जाती है, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होती है, उनसे ब्लू लाइट्स बनती है, ब्लू लाइट से बनती है। ये ब्लू लाइट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होते हैं। ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया, और जो बंदा यहाँ पर है, जो महाशय यहाँ पर है, अर्थ पर है, तो उसको जो है वो कैसा दिखाई देगा, वो आसमान जो होगा वो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। तो इज इट क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। ये क्या होता है, क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनका स्कैटरिंग जो होती है बहुत अधिक होती है, और वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनकी शॉर्ट वेव लेंथ होगी, और शॉर्ट वेव लेंथ की वजह से आसमान जो होगा हमें नीला दिखाई देगा। नाउ चलते हैं अब नए कंसेप्ट का जो है नेक्स्ट पेज से स्टडी करते हैं कि सूरज जो होता है हमें वो
लाल ही क्यों दिखाई देता है, जबकि आसमान जो होता है हमें कैसा दिखाई देता है, वो रेड दिखाई देता है माय डियर चिल्ड्रन, अब सॉरी ब्लू दिखाई देता है। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, आवर क्वेश्चन इज सन अपीयरिंग रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सूरज जो होता है सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे, यानी कि जब सूरज निकलता है और जब सूरज छुपता है तो उस टाइम पे रेड क्यों दिखाई देता है, तो आप बताएंगे ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर हॉरिजन। सनराइज सूरज निकलते वक्त में और सूरज छुपते वक्त में सन जो होता है नियर हॉरिजन, हॉरिजन के बिल्कुल करीब होता है। ये हमारे पास हॉरिजन है माय डियर चिल्ड्रन, ये जो पूरा जा रहा है हॉरिजन है। Therefore sunlight travel more in earth atmosphere, इस वजह से सनलाइट जो होती है एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक ट्रैवल करती है। ड्यू टू दिस, इस वजह से ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड बाय फाइन पार्टिकल्स, ब्लू लाइट जो होगी स्कैटर हो जाएगी फाइन पार्टिकल की वजह से। बट लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जो लाइट होगी लॉन्गर वेवलेंथ की, यानी कि रेड लाइट जो होगी वो रेड रीच टू आवर आइज, और वो हमें हमारी आइज तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें जो सन होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, सूरज जब निकलता है और जब सूरज छुपता है। इसको समझेंगे हम एक एक्टिविटी के थ्रू। ये क्या है, ये हमारी अर्थ है माय डियर चिल्ड्रन। आज के टाइम पे ये हमारे पास सनसेट इधर हो रहा है और ये सनराइज इधर हो रहा है। यहाँ पर हम हैं, यहाँ मौजूद है, तो जब आप यहाँ पर या यहाँ पर आप हैं, जब यहाँ पर आप होंगे तो क्या होगा, जब सनसेट होगा तो सनसेट होते वक्त में क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स बहुत अधिक होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर्स होता है वो क्या होगा, स्कैटर्ड ज़्यादा हो जाएगा। स्कैटर्ड ज़्यादा होने की वजह से जो रेड लाइट होगी सीधे आपकी आइज में आएगी। और ऐसे ही यहाँ पर सनराइज के टाइम पर भी जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में जब आएगी ब्लू लाइट, तो क्या होगा, फाइन पार्टिकल होने की वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। और ज़्यादा स्कैटर्ड होने की वजह से जो रेड लाइट है, क्योंकि ये कैसी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, इसकी लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से जो रेड होगा वो हमारी आंखों तक पहुँचेगा। इस वजह से क्या होगा, ये हमें जो है रेड कलर का दिखाई देगा। जबकि दोपहर के टाइम पे क्या होगा, दोपहर के टाइम पे क्या होता है, दोपहर के टाइम पे जब हमारे पास ये जो सनलाइट होती है वो सनरेज होती है, जब हमारे कहाँ तक आती हैं, अर्थ तक आती हैं। सनरेज कहाँ तक आती हैं, अर्थ तक आती हैं। तो सनरेज जो आएंगी वो किस फॉर्म में आएंगी, वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आएंगी, यानी कि जो व्हाइट लाइट होगी वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आएगी। उसमें जो होगा ब्लू कलर जो होगा वो फाइन पार्टिकल्स होंगे, ब्लू कलर ही जो होगा, जो व्हाइट लाइट होगी वो ब्लू कलर में ज़्यादा स्कैटर्ड होगी। और ज़्यादा स्कैटर्ड होने की वजह से पूरा जो हमें जो ये होगा, क्या बोलते हैं, स्काई होगा, वो पूरा कैसे हमें दिखाई देगा, वो पूरा स्काई हमें ब्लू दिखाई देगा और रेड ना के रेड दिखाई देगा। तो दोपहर के टाइम पे इसी वजह से सुबह और शाम के टाइम पे जो था सन जो है हमें बहुत ज़्यादा रेड दिखाई देता है, क्योंकि और दोपहर के वक्त में जो होता है बहुत कम रेड दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम पे जो होता है हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है दोपहर के टाइम पे बहुत कम होता है, और सूरज भी उस टाइम पे येलोविश नहीं होता है ज़्यादा दोपहर के टाइम पे। इस वजह से जो वाइट लाइट, जो ब्लू लाइट होती है वो ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं हो पाती है, और ज़्यादातर ब्लू लाइट जो होती है वो हमारे तक आती है, और वो भी विबग्योर वाले कलर के साथ साथ। तो ये था गाइस हमारा इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें 2 वीडियो हम बनाएंगे। एक वीडियो हमने ये बनाई, दूसरी वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन आंसर होंगे। कुछ क्वेश्चन हम इससे भी बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे पास अलग भी होंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी होंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के वो आपसे डिस्कस करे जाएंगे। इस चैप्टर के इस लास्ट कंसेप्ट के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर ही ख़त्म। मिलूँगा आप लोगों से इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में माय डियर चिल्ड्रन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू वंस अगेन।